गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। मैं दिनेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल सोडियम संस्थान पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हम लोग अपनी क्लास को वहीं से कंटिन्यू करेंगे। बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 हम लोग पढ़ रहे थे, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, जिसमें हम लोग पर परागण पढ़ रहे थे। पर परागण में हम लोगों ने जल परागण पढ़ लिया था, वायु परागण पढ़ लिया था। आज हमें कीट परागण पढ़ना है। ठीक है, तो कीट परागण की डेफिनेशन क्या होगी? वही सेम डेफिनेशन हो जाएगी जो उसकी थी जल परागण और वायु परागण की, कि जब किसी एक पुष्प के परागकण किसी कीट के माध्यम से दूसरे पुष्प में जाएंगे तो उसको क्या बोलते हैं? कीट परागण बोला जाता है। ठीक है, आप डेफिनेशन लिख लेना इसकी। जब किसी एक पुष्प के परागकण कीटों के माध्यम से किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, तब इसे कीट परागण कहा जाता है। ठीक, लगभग 70% पौधों में कीट परागण ही होता है, क्योंकि ज्यादातर पौधे जो पुष्प जो होते हैं वो कलर्ड होते हैं, कीटों को आकर्षित करने वाले होते हैं। ज्यादातर पुष्पों में कीट परागण ही होता है। डेफिनेशन आपने लिख ली है। डेफिनेशन लिखने के बाद अब आपको क्या करना है? आपको लिखना है कीट परागित पुष्पों में अनुकूलन, यानी कि जो पुष्प होंगे वो कीटों को किस तरीके से आकर्षित करेंगे। ऐसे कौन से पुष्प होंगे जिनमें कि कीट परागण होना जरूरी है या जिनमें कीट परागण हो सकता है, किस प्रकार के पुष्पों में कीट परागण होगा, हम वो लिखेंगे अब। ठीक है, तो ये आपने लिख लिया होगा। अब आप लिखेंगे कीट परागित पुष्पों में अनुकूलन। ठीक, देखिए सबसे पहली चीज, इन पुष्पों में क्या क्या विशेषता होनी चाहिए? सबसे पहली चीज, ये पुष्प कैसे होने चाहिए? रंगीन होने चाहिए, कलर्ड होने चाहिए, यानी कि ये आकर्षक होने चाहिए। पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं, ये आकर्षक होते हैं, यानी रंगीन होते हैं। ठीक है, अगर ये आकर्षक नहीं होंगे तो कीटों को अपनी ओर आकर्षित ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या होगा? इनमें मकरंद बनता है। अब मकरंद बनेगा तभी तो कीट इनके पास आएंगे, तभी तो मकरंद को लेने के लिए ही कीट इनके पास आते हैं, जिसके चक्कर में इनका परागण हो जाता है। ठीक है, मकरंद इनमें बनता है, इनमें सुगंध होती है। तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे, इनमें सुगंध होती है। ठीक है, आकर्षक होते हैं, मकरंद बनता है, इनमें सुगंध होती है। ठीक है, और इनके परागकण जो होते हैं वो कीटों द्वारा भोजन के रूप में भी यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं इनके परागकण कीटों द्वारा भोजन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, इसीलिए इनके परागकणों को खाने के लिए भी कुछ कीट आते हैं, जिसके चक्कर में उनका परागण हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कीट परागण। कीट परागण में आपको एक पुष्प के बारे में पढ़ना है, साल्विया में कीट परागण, क्योंकि ये कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लेता है। तो साल्विया में कीट परागण आपको पढ़ लेना थोड़ा सा। ठीक है, मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ साल्विया में परागण कैसे होता है, आप लिख लेना।
साल्विया में कीट परागण। साल्विया में कीट परागण, ठीक है, क्योंकि साल्विया में कीट परागण क्या होता है पूछ लेता है। ठीक है, देखिए साल्विया का जो पुष्प होता है ना वो द्विओष्ठी होता है। द्विओष्ठी यानी कि इसकी संरचना कुछ इस तरीके की होती है। साल्विया का पुष्प द्विओष्ठी होता है। इसमें दो ओष्ठ होते हैं, एक ऊपर की ओर होता है और एक निचला ओष्ठ होता है। इसके ऊपर वाले ओष्ठ में जायांग लगा होता है, ऊपर वाले ओष्ठ में जायांग लगा रहता है, तथा इसका जो पुमंग होता है यानी कि नर वाला भाग जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं। पुंकेसर इसमें दो प्रकार के होते हैं। एक प्रकार के पुंकेसर जो ऊपर की ओर उपस्थित होते हैं, ये होते हैं एक प्रकार के पुंकेसर जो ऊपर की ओर होते हैं, ये जनन क्षमता वाले होते हैं यानी कि फर्टाइल होते हैं। दूसरे प्रकार के पुंकेसर नीचे रहते हैं जो कि स्टेराइल होते हैं यानी कि बंध होते हैं। यहाँ पर जो होते हैं ये वाले कैसे होते हैं, बंद होते हैं। ऊपर जो लगे रहते हैं ये फर्टाइल होते हैं, फर्टाइल होते हैं जो जनन क्षमता में भाग लेते हैं, यानी कि इनमें परागकण बनते हैं, इनमें परागकण नहीं बनते हैं। तो साल्विया का पुष्प इस तरीके का होता है। अब जैसे ही कोई कीट यहाँ आकर के अंदर प्रवेश करता है, इस तरीके से मान लेते हैं कोई कीट ये आकर के यहाँ प्रवेश करेगा, ठीक है, ये इस तरीके से एक कोई कीट आकर के यहाँ पर बैठेगा। जैसे ही ये वाला कीट इन वाले परागकणों पर बैठेगा, ध्यान से देखना है, जैसे ही ये कीट इस वाले पुंकेसरों पर बैठेगा, यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से जुड़े रहते हैं, ऊपर वाले और नीचे वाले पुंकेसर कुछ इस तरीके से जुड़े रहते हैं। जैसे ही ये वाला कीट इस पर बैठेगा, इस पर दबाव पड़ेगा, जैसे ही इस पर दबाव पड़ेगा तो ये वाला नीचे झुकेगा, ये ऊपर वाला नीचे झुकेगा और इसके परागकण इस कीट की पीठ पर चिपक जाते हैं। ठीक है, तो जैसे ही कीट अंदर घुसा, नीचे वाले पुंकेसरों पर बैठेगा, वो दबेगा और ऊपर वाले पुंकेसर नीचे की ओर आएंगे और इसकी पीठ से चिपक जाएंगे। इसके चक्कर में इसके परागकण इस कीट के पीठ में चिपक जाते हैं। अब ये कीट बाहर निकल करके जाएगा और किसी दूसरे पुष्प में जब प्रवेश करता है, इस तरीके से ये वाला कीट जब किसी दूसरे पुष्प में प्रवेश करता है तो उसमें इसका ये जो फीमेल ये हमारा जो जायांग है इस तरीके से लगा रहता है। अब कोई कीट अगर आकर के यहाँ पर प्रवेश करेगा, वही वाला कीट जो कीट यहाँ से निकल के आएगा बाहर, अगर ये कीट यहाँ पर प्रवेश करेगा, ठीक है, तो इसकी पीठ पर, इस कीट की पीठ पर लगे हुए पुंकेसर इसमें चिपक जाएंगे। ठीक, इस तरीके से साल्विया में क्या हो जाता है, कीट परागण हो जाता है। तो साल्विया का पराग पुष्प द्विओष्ठी होता है। ऊपर वाले ओष्ठ में इसके जायांग लगे होते हैं और पुमंग भी लगे होते हैं। पुमंग दो प्रकार का होता है, इसमें नीचे होते हैं स्टेराइल, ऊपर होते हैं फर्टाइल, नीचे बंद होते हैं। ये जनन में भाग नहीं लेते, ये जन्म में भाग लेते हैं, इनमें परागकण बनते हैं। जैसे ही कोई कीट आकर के नीचे वाले ओष्ठ के पराग पुंकेसरों पर बैठता है, ऊपर वाले पुंकेसर नीचे झुकते हैं, इसकी पीठ पर परागकण गिर जाते हैं। गिरने के बाद कीट अपना काम, मकरंद वगैरह जो कुछ भी चाहिए वो लेकर के बाहर उड़ जाता है। जैसे ही किसी दूसरे पुष्प में ये घुसता है तो ऊपर वाले ओष्ठ में इसका लगा हुआ जायांग इसकी पीठ से टच होता है, इसकी पीठ से छुलेगा और पीठ में चिपके हुए परागकण इसके जायांग की वर्तिकाग्र पर क्या होंगे, चिपक जाएंगे। इस प्रकार साल्विया में परागकण हो जाता है, परागण हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कीट परागण कंप्लीट। ठीक, इसके बाद अब हम लोगों को क्या पढ़ना है, परागण लगभग हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, परागण हमने पूरा पढ़ लिया है, 100 परागण पढ़ लिया, पर परागण पढ़ लिया, पर परागण के प्रकार पढ़ लिए। अब हमें क्या पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है निषेचन। निषेचन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है, इसको आपको ध्यान से देखना है क्योंकि आपके पेपर में निषेचन की पूरी प्रोसेस पूछता है और डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन ये भी आपके एग्जाम में पूछता है। इसीलिए इसको आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से लिखना है, पूरा नोट्स बनाएंगे आप इसको। ठीक है, देखिए हेडिंग आप लगाएंगे निषेचन। निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन। ठीक, निषेचन किसे कहते हैं, जब
नर और मादा युग्मक आपस में जुड़कर के संयुग्मन करते हैं तो इस क्रिया को कहा जाता है निषेचन। नर युग्मक यानी कि परागकण, मादा युग्मक यानी कि एग सेल। परागकण जब एग सेल से मिलेगा, मिलकर के संयुग्मन करेगा और संयुग्मन करके एक नई संरचना जिसको जाइगोट कहा जाता है, जाइगोट बनाता है, इस क्रिया को ही निषेचन कहा जाता है। ठीक, आप लिखेंगे जब परिपक्व नर युग्मक व मादा युग्मक, जब परिपक्व नर युग्मक व मादा युग्मक आपस में संयुग्मन यानी फ्यूजन, क्या बोलते हैं, फ्यूजन। ठीक है, आपस में संलयन बोलते हैं या संयुग्मन बोलते हैं। ठीक है, फ्यूजन इंग्लिश में बोला जाता है इसको। ठीक है, जब नर युग्मक और मादा युग्मक क्या करते हैं, फ्यूजन करते हैं, आपस में फ्यूजन करते हैं, जिससे जाइगोट यानी कि युग्मनज, इसको हिंदी में बोला जाता है युग्मनज, जिससे जाइगोट का निर्माण होता है, इस क्रिया को निषेचन कहा जाता है। ठीक है, यानी सीधी सीधी बात है कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक का आपस में संलयन करना ही निषेचन कहलाता है। ठीक है, अब हमें पढ़ना है आवृतबीजी पौधों में किस प्रकार से निषेचन होता है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे अब निषेचन की प्रक्रिया। देखिए, निषेचन की प्रक्रिया कैसे होती है, मैं आपको फिगर बना के पूरा प्रोसेस समझाऊंगा। आपको क्या करना है, खुद से उस फिगर को देख करके थ्योरी लिखनी है। मैं बोलते जाऊंगा, आप उसकी थ्योरी लिख लेना। ठीक है, निषेचन की प्रक्रिया। ठीक, देखिए निषेचन की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। हमने परागण तक तो पढ़ लिया। परागण में क्या होता है, परागकण वर्तिकाग्र पर आकर के चिपक जाते हैं। अब वर्तिकाग्र पर आकर चिपक जाने के बाद सबसे पहले निषेचन में पहली क्रिया होती है परागकण का अंकुरण। सबसे पहले क्या होगा, परागकण का अंकुरण होगा, इसके बाद पराग नलिका बनेगी, फिर पराग नलिका क्या करेगी, बीजांड में प्रवेश करेगी। तो इसको अगर आप दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ना चाहें तो वैसे पढ़ सकते हैं, वैसे में थोड़ा इजी रहेगा। यानी कि आप नंबर 1 लिखेंगे परागकण का अंकुरण। ठीक, परागकण का अंकुरण। देखिए, जैसे ही कोई परागकण वर्तिकाग्र पर आकर के गिरता है, तो वर्तिकाग्र के यहाँ पर जैसे ही कोई कण वर्तिकाग्र पर आकर गिरता है, वर्तिकाग्र की सतह से जल तथा शर्करा को अवशोषित करके अंकुरण करना शुरू कर देता है। अंकुरण करने के टाइम पर इसके अंदर, मैंने आपको जब परागकण की संरचना पढ़ाई थी तब आप याद करिएगा, वहां पर क्या लिखाया था, जो परागकण होता है इसमें 2 कोशिकाएं होती हैं, एक ये पूरी वेजिटेटिव सेल होती है और एक यहाँ पर जनरेटिव सेल होती है। इसमें 2 लेयर होती हैं, बाहर वाली एक्साइन और अंदर वाली इंटाइन होती है, और इसमें जर्मपोर होता है। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, तो क्या होगा, इसमें जैसे ही अवशोषित करता है ये फूल जाता है तथा इसकी इंटाइन, कौन सी लेयर, इसकी इंटाइन जर्मपोर से पराग नलिका के रूप में बाहर निकलती है। तो इनमें से इस तरीके से कोई एक परागकण की इंटाइन पराग नलिका के रूप में इस तरीके से क्या होती है, बाहर निकलती है। ठीक, और इस पराग नलिका में क्या क्या होता है, ट्यूब न्यूक्लियस होता है और जनरेटिव न्यूक्लियस होता है।
ठीक है। हाँ, तो हम लोग कहाँ थे, देखिए यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही परागकण में अंकुरण, ये पराग नलिका निकलती है, ठीक, इस पराग नलिका में क्या क्या होगा, इस पराग नलिका में आप ध्यान से देखेंगे, दो जो जनरेटिव सेल थी उसका केंद्रक ट्यूब न्यूक्लियस के रूप में नीचे आ जाता है, और जो हमारी वेजिटेटिव सेल थी उसका केंद्रक ट्यूब न्यूक्लियस बन जाता है, और जनरेटिव सेल दो केंद्रक बनाती है जिन्हें मेल गैमीट कहते हैं। इसमें आप ध्यान से देखेंगे, इस तरीके से ये पराग नलिका काफी बड़ी हो जाती है और यहाँ पर आ जाती है, ठीक है। यहाँ पर ये बीजांड होता है, इसमें यहाँ पर होता है ट्यूब न्यूक्लियस, और यहाँ पर होते हैं दो मेल न्यूक्लियस, ठीक। अब मैं सिर्फ ये बीजांड बनाऊंगा और इसको बनाऊंगा। अब आप ध्यान से देखेंगे, ये है हमारा, इस तरीके से ये बीजांड होता है, ठीक। इसमें बीजांड में ये क्या होता है, एम्ब्रियोसैक होता है, ठीक। इस तरीके से इसमें 3 कोशिकाएं होती हैं, इधर भी 3 कोशिकाएं होती हैं। अब ये जो हमारी कोशिका यहाँ तक आ चुकी है, ठीक है, ये अंकुरण इसमें हो चुका है, और ये पोलन ट्यूब यहाँ तक आ चुकी है। इसमें ये होता है, क्या होता है, इसको ट्यूब न्यूक्लियस, और दो इसमें क्या होते हैं, जनरेटिव मेल न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। देखिए हमने क्या हेडिंग डाली थी, पराग कण का अंकुरण, ठीक। इसको मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, यहाँ पर आप एक बार और देख लीजिए। जैसे ही परागकण वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, वर्तिकाग्र पर गिरने के बाद वर्तिकाग्र की सतह से जल तथा शर्करा को अवशोषित करके ये क्या करते हैं, फूल जाते हैं। इनकी वेजिटेटिव सेल जो एक्साइन होती है, वो एक्साइन एक पराग नलिका के रूप में बाहर निकलती है, ठीक है। इसको हम क्या लिखेंगे, पोलन ट्यूब। ये क्या है, यही है पोलन ट्यूब, ठीक। तो जो इंटाइन होती है वो पोलन ट्यूब के रूप में बाहर निकलती है, और इसका जो वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस होता है, पोलन ट्यूब है, ठीक है। जो वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस होता है वो इधर रहता है, जिसको ट्यूब न्यूक्लियस कहा जाता है। ये ट्यूब न्यूक्लियस यहाँ आने के बाद माइक्रोपाइल के पास ये नष्ट हो जाता है। ये क्या होता है, ट्यूब न्यूक्लियस होता है। और इसमें जो परागकण के अंदर जनरेटिव सेल थी, जनरेटिव सेल दो मेल न्यूक्लियस बनाती है। ये क्या होते हैं, ये हैं दो मेल न्यूक्लियस, ठीक है, या फिर आप मेल गैमीट भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से परागकण का अंकुरण हो जाता है। इसके बाद आप दूसरी हेडिंग लगाएंगे कि पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश। इस तरीके से आप हेडिंग लगा सकते हैं, ठीक है। देखिए इसके बाद क्या होगा, अब दूसरी हेडिंग में आप लिखेंगे पराग नलिका यानी पोलन ट्यूब का बीजांड में प्रवेश, ठीक है। अब देखिए ये प्रवेश कैसे करेगी। देखिए ये जो बीजांड होता है, इस तरीके से हम लोग बीजांड बनाते हैं, ठीक। ये इसका माइक्रोपाइल होता है, और ये यहाँ पर क्या होता है, एम्ब्रियोसैक होता है। इसमें ये एंटीपोडल सेल होती हैं, ये एग सेल होती हैं, और ये दो सिनर्जिक सेल होती हैं, ठीक है। ये पोलन ट्यूब यहाँ तक आ जाती है। हमारी पहली हेडिंग्स में पोलन ट्यूब कहाँ तक आई थी, यहाँ तक आई थी। इसमें ट्यूब न्यूक्लियस थे और दो मेल न्यूक्लियस थे। ये पोलन ट्यूब है यानी पराग नलिका है, दो मेल न्यूक्लियस है, यानी कि ये क्या है, ये मेल गैमीट या मेल न्यूक्लियस बोलेंगे इनको, ठीक है। अब आपको ध्यान से देखना है, जैसे ही ये हमारी पोलन ट्यूब माइक्रोपाइल के पास पहुंचती है, इसका ट्यूब न्यूक्लियस आगे आकर के ये क्या कर, यहाँ पर ये सीधा इसको फाड़ के अंदर घुस जाती है। दूसरे फिगर में आप देखेंगे इस तरीके से ये जो पोलन ट्यूब आई हुई है, ये पोलन ट्यूब इसको फाड़ के अंदर चली जाती है, ठीक है। ये पोलन ट्यूब इस तरीके से इसको फाड़ के अंदर चली जाएगी, और यहाँ पर ये उपस्थित है हमारा एम्ब्रियोसैक, ठीक है। ये क्या है, एम्ब्रियोसैक है, इसमें ये एग सेल है और ये दो सपोर्टिंग सेल है, ठीक। माइक्रोपाइल को प्रवेश करके
पोलन ट्यूब अंदर प्रवेश कर जाती है। इस पोलन ट्यूब में आगे ट्यूब न्यूक्लियस होता है और नीचे 2 मेल न्यूक्लियस होते हैं। अब ये पोलन ट्यूब क्या करेगी, एम्ब्रियो सैक में प्रवेश करेगी। एम्ब्रियो सैक में ये कहां से प्रवेश कर सकती है, ये सिनर्जिड सेल और एग सेल के बीच से प्रवेश कर सकती है, या सिनर्जिड सेल को फाड़ के भी प्रवेश कर सकती है, या सिनर्जिड सेल और इस दीवार एम्ब्रियो सैक की दीवार की यहां से भी प्रवेश कर सकती है, कहीं से भी प्रवेश कर सकती है। ठीक है, अब क्या होगा, तीसरे फिगर में ये जैसे ही प्रवेश करेगी इस तरीके से, ये है हमारा एम्ब्रियो सैक। अब ध्यान से देखेंगे आप, ये एम्ब्रियो सैक है, ये एग सेल है और ये है इसकी 2 सिनर्जिड सेल। ये हमारी पोलन ट्यूब यहाँ से आकर के और इस तरीके से इसमें प्रवेश कर जाती है, एम्ब्रियो सैक में ऐसे प्रवेश कर जाती है और दोनों मेल न्यूक्लियस यहाँ पर आकर के इसको मुक्त कर देती है। ठीक है, तो पराग नलिका एम्ब्रियो सैक के अंदर प्रवेश कर गई, दोनों ही मेल न्यूक्लियस यहाँ पर प्रवेश कर जाते हैं। ट्यूब न्यूक्लियस इसका आगे की ओर आकर के इसके छोर के पास आता है और पूरी पराग नलिका फट जाती है, ट्यूब न्यूक्लियस नष्ट हो जाता है, जिससे कि दोनों मेल न्यूक्लियस क्या होते हैं, बाहर मुक्त हो जाते हैं। एम्ब्रियो सैक के अंदर दोनों ही मेल न्यूक्लियस चले जाते हैं। अब इसमें आप गौर से देखेंगे, दोनों ही मेल न्यूक्लियस एम्ब्रियो सैक के अंदर चले गए हैं। अब मैं आपको यहाँ पर केवल एम्ब्रियो सैक ही बना के दिखाऊंगा। ये देखिए, अगले स्टेप में इसके बाद ये वाला स्टेप होगा। अगले स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर ये जो हमारा पोलर न्यूक्लियाई था, ये क्या था, पोलर न्यूक्लियाई था, इसके साथ में ये वाला मेल न्यूक्लियस आकर के जुड़ जाता है और यहाँ पर जो एग सेल होती है, इस एग सेल के साथ आकर के ये वाला हमारा मेल न्यूक्लियस आकर के जुड़ जाता है। इस प्रकार से आप देखेंगे एम्ब्रियो सैक के अंदर ये जो पोलर न्यूक्लियाई वाला भाग है, पोलर न्यूक्लियाई में एक इस तरीके की स्ट्रक्चर बन जाता है और इधर एक इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, देखिए ये क्या होता है, ये होता है हमारा पोलर न्यूक्लियाई। ये क्या है, पोलर न्यूक्लियाई है। पोलर न्यूक्लियाई में आपको पता है 2 केंद्रक होते हैं और एक मेल गैमीट और आकर के यहाँ पर जुड़ गया। ठीक है, ये क्या है, ये है मेल न्यूक्लियस। ठीक, और ये क्या थी, ये एग सेल थी, ये एग सेल है और ये इसके साथ एक मेल न्यूक्लियस जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो एम्ब्रियो सैक के अंदर पोलर न्यूक्लियाई से एक मेल न्यूक्लियस जुड़ जाता है और एक मेल न्यूक्लियस एग सेल से जुड़ जाता है। जो मेल न्यूक्लियस पोलर न्यूक्लियाई से जुड़ता है वो बनाएगा एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। यहां पर बनेगा क्या, एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। ठीक, ये बन गया एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस और ये बन जाता है जाइगोट। ये क्या बन जाता है, जाइगोट बन जाता है। ये जो एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस होता है ये होता है 3n। ठीक, और जो जाइगोट का होता है ये होता है 2n। ठीक है, ये क्या करना है, आपको ध्यान रखना है। पूरी प्रोसेस आप एक बार फिर से देखेंगे। पराग नलिका के अंकुरण के बाद, परागकण के अंकुरण के बाद पराग नलिका बनती है। जैसे ही पराग नलिका माइक्रोपाइल के पास आती है, माइक्रोपाइल को फाड़ करके ये अंदर चली जाती है। अंदर जाने के बाद इसका जो ट्यूब न्यूक्लियस होता है वो आगे आएगा और फट जाएगा। फटने से पराग नलिका भी क्या होगी, फट जाएगी और ये पराग नलिका सिनर्जिड सेल को फाड़ते हुए एम्ब्रियो सैक में अंदर प्रवेश कर जाती है। प्रवेश करने के बाद इसके दोनों मेल न्यूक्लियस एम्ब्रियो सैक के अंदर मुक्त हो जाते हैं। इनमें से एक मेल न्यूक्लियस केंद्र में उपस्थित पोलर न्यूक्लियाई के साथ जुड़ता है। ये एंटीपोडल सेल होती हैं जो कि बाद में नष्ट हो जाती हैं। ठीक है, एक मेल न्यूक्लियस पोलर न्यूक्लियाई के साथ जुड़ता है तथा इसके साथ जुड़ करके एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस बनाता है। एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस बनाता है जिसको भ्रूणपोष न्यूक्लियस कहा जाता है। जबकि दूसरा मेल न्यूक्लियस किसके साथ जुड़ता है, दूसरा मेल न्यूक्लियस एग सेल के साथ जुड़ करके जाइगोट बना लेता है। जो जाइगोट बनता है ये द्विगुणित होता है और जो एंडोस्पर्म यानी भ्रूणपोष बनता है वो कैसे होता है, त्रिगुणित होता है। ये आपको बात याद रखनी है। आपके विकल्प में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो भ्रूणपोष होता है वो 2x होता है, 3x होता है, क्या होता है। ठीक है, तो क्या होगा, ये 3n होता है। ठीक है, 3n यानी कि त्रिगुणित होता है और जो जाइगोट होता है ये कैसा होता है, द्विगुणित होता है। ठीक, तो ये निषेचन की पूरी प्रोसेस इस तरीके से कंप्लीट हो जाती है। अब आपको इसमें हेडिंग लगानी है डबल फर्टिलाइजेशन। देखिए
आप हेडिंग लगा लेना डबल फर्टिलाइजेशन। मैं आपको यहीं पे समझा दे रहा हूं कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। डबल फर्टिलाइजेशन और त्रिसंलयन यानी कि ट्रिपल फ्यूजन, दोनों चीजें मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। आप हेडिंग लगा लीजिए और उसको लिख लीजिए, ठीक है। देखिए इसमें आप क्या करेंगे, इसी में आप हेडिंग लगाएंगे यहाँ पर दोहरा निषेचन, दोहरा निषेचन एवं त्रिसंलयन, ठीक है। ये आपको हेडिंग लगानी है, दोहरा निषेचन एवं त्रिसंलयन यानी डबल फर्टिलाइजेशन, एंड ट्रिपल फ्यूजन। डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन, इसको बड़े ध्यान से आपको देखना है क्योंकि आपके एग्जाम में आता ही आता है ये, ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, आवृत बीजी पौधों में दो मेल गैमीट बनते हैं, दोनों मेल गैमीट इम्ब्रियो सैक के अंदर 2 बार निषेचन करते हैं, इसी क्रिया को डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, ठीक। आवृत बीजी पौधों में दो मेल गैमीट इम्ब्रियो सैक के अंदर 2 जगह निषेचन करते हैं, इस क्रिया को डबल फर्टिलाइजेशन या दोहरा निषेचन कहा जाता है। आप देखेंगे ये जो 2 मेल न्यूक्लियस बने हुए हैं, ये 2 जगह निषेचन करते हैं। पहली जगह ये कहाँ करते हैं, पोलर न्यूक्लियाई के साथ, एक मेल गैमीट पोलर न्यूक्लियाई के साथ जुड़ता है और दूसरा मेल गैमीट एक्स सेल के साथ जुड़ता है। इधर देखेंगे आप, एक मेल गैमीट पोलर न्यूक्लियाई के साथ जुड़ता है, दूसरा मेल गैमीट एक्स सेल के साथ जुड़ता है, ठीक है। तो आवृत बीजी पौधों में 2 जगह निषेचन होने की वजह से इस क्रिया को दोहरा निषेचन कहा जाता है। अब त्रिसंलयन क्या होता है, त्रिसंलयन आप देखेंगे कि जो पोलर न्यूक्लियाई होता है, इस पोलर न्यूक्लियाई में 2 केंद्रक होते हैं। आपको पता है जब मैंने आपको इम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट पढ़ाया था, इम्ब्रियो सैक की संरचना पढ़ाई थी, उसमें आपने पोलर न्यूक्लियाई में देखा था कि 2 केंद्रक बीच में आकर के दोनों केंद्रक संयोजित हो जाते हैं, ठीक है। पोलर न्यूक्लियाई में 2 केंद्रक पहले से होते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन के समय तीसरा मेल न्यूक्लियस आकर के जुड़ जाता है। इस तरीके से पोलर न्यूक्लियाई में 3 केंद्रक आपस में आकर के संलयन करते हैं, फ्यूजन होता है। 3 केंद्रक, 2 केंद्रक पहले से होते हैं, तीसरा नर युग्मक आकर के और जुड़ जाता है, इसीलिए इस क्रिया को बोला जाता है त्रिसंलयन, ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि 3 केंद्रक एक साथ आपस में जुड़ करके फ्यूजन करते हैं, इसीलिए इस क्रिया को क्या बोला जाता है, ट्रिपल फ्यूजन बोला जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ट्रिपल फ्यूजन। तो ट्रिपल फ्यूजन से क्या बनेगा, त्रिसंलयन से बनता है हमारा भ्रूणपोष। क्या बनेगा, भ्रूणपोष यानी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, इसको बोलते हैं त्रिसंलयन, ठीक। डबल फर्टिलाइजेशन समझ में आ गया आपको और त्रिसंलयन भी समझ में आ गया है। एक बार और मैं आपको समझा दे रहा हूं, डबल फर्टिलाइजेशन क्या कहलाता है, आवृत बीजी पौधों में 2 जगह निषेचन होता है, इसीलिए इस क्रिया को डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। एक जगह पोलर न्यूक्लियाई के साथ एक मेल न्यूक्लियस जुड़ करके एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस बनाता है, दूसरी जगह दूसरा मेल न्यूक्लियस एक्स सेल के साथ जुड़ करके जाइगोट बनाता है, इसीलिए इस क्रिया को डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। ट्रिपल फ्यूजन किसे कहेंगे, ट्रिपल फ्यूजन कहा जाता है जब पोलर न्यूक्लियाई के 2 केंद्रकों के साथ तीसरा मेल न्यूक्लियस आकर के जुड़ता है, तो इस क्रिया को कहा जाता है ट्रिपल फ्यूजन, ठीक, त्रिसंलयन या ट्रिपल फ्यूजन। तो ये दोनों प्रोसेस आपको याद रखनी है, बहुत ही ज्यादा आपके एग्जाम में आती हैं। तो ये हो गया हमारा निषेचन कंप्लीट। निषेचन आप देखिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे भ्रूण का डेवलपमेंट। ये जो हमारा भ्रूण बना हुआ है, इसका डेवलपमेंट कैसे होता है, ये भी आपके एग्जाम में आता है, ठीक। तब तक के लिए धन्यवाद।